पिछली सरकार को लोगों ने समर्थन दिया इसलिए कि हो सकता है कि ये सरकार आने वाले समय में जौनपुर के विकास के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन न तो कोई काम हुआ और न तो जाम के झाम से जनता को मुक्ति मिली। एक पुल कांग्रेस ने दिया है, एक पुल सपा ने दिया, एक मुगलों ने दिया। इन्होंने क्या दिया? मैंने पहले भी बोला था कि जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। कोविड में कोई ये बता दे, जब लाशें गिर रही थी तो मुख्यमंत्री जी के मंत्री लोग कहाँ थे? वो अपने घर में अपने को बचा के रखे थे कि पब्लिक मर जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे और जब निकलेंगे तो राजनीति करेंगे। सदर हॉस्पिटल में जा करके आप देख लीजिएगा, आपको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था मिलेगा और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। मेरी माँ ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दी। मैं पूरा जौनपुर टहलता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, ना कहीं बेड था ना कहीं अस्पताल था। मेरी माँ ने रात में 2 बजे दम तोड़ दिया। विकास के नाम पे जो गोरखधंधा यहाँ पे हुआ है, और विकास हुआ है, दल के नेताओं का विकास हुआ है। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा। दी लल्लन टॉप की इस यात्रा में मैं अपने शहर के थोड़ा और करीब आ गया हूँ, बनारस के थोड़ा और करीब। बगल का जनपद है जौनपुर, और जौनपुर में इमरती वगैरह ये सब तो फेमस है ही है। जौनपुर के एक पूर्व सांसद जो हैं वो भी अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, है ना। उनकी क्रिकेट खेलते हुए फ़ोटो वायरल होती है और पता चलता है कि भाई फरार भी हैं और फिर हिरासत में भी नहीं लिए जाते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं जौनपुर के बारे में। और जौनपुर की जो एक मल्हनी विधानसभा है, उसकी फ़ाइट जो है, मैं आने के बाद जो कुछ घंटे बिताने के बाद और बात करने के बाद ये समझ में आता है, मल्हनी विधानसभा जो है वो काफ़ी रोचक है। क्यों रोचक है? क्योंकि लकी यादव इनकम्बेंट एमएलए हैं, एसपी के टिकट पे फिर से फाइट कर रहे हैं, पारस यादव के बेटे। सामने हैं केपी सिंह, सांसद रह चुके हैं, चुनाव फिर से लड़ा था, हार गए थे दोबारा जब सांसद 14 में लड़ी थी, फिर से विधानसभा बीजेपी का टिकट पाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने हैं धनंजय सिंह, पूर्व सांसद। रारी जब ये विधानसभा हुआ करती थी परिसीमन के पहले, तो 2 बार विधायक चुने गए, एक बार लोजपा के समर्थन से और एक बार जदयू और भाजपा के समर्थन से विधायक चुने गए। तो वो रारी विधानसभा पे विधायक रहे और फिर सांसद चुने गए बसपा के टिकट पे जौनपुर लोकसभा सीट पे। और अब फिर से एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरह, जिसमें कई सारे पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि निर्दलीय को आप कोट और अनकोट में भी रख सकते हैं, और वो कंटेस्ट कर रहे हैं। मल्हनी हो गया, 8-9 विधानसभा सीटें हैं, तमाम फाइट है, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम लोग छोटी बातचीत करेंगे और थोड़ी सी सिविक बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी की बात चढ़ के बात काटें। और मुझे कोई बात सुनानी होगी अगर आपको, तो मुझे बोल दीजिएगा या आ जाइएगा मेरे पास। बहुत सारी आवाज़ें आती हैं मेरे कान में, तो सुनना मुश्किल हो जाता है कौन कहाँ से बुला रहा है। एक यहाँ पे ऑटोमोबाइल का भाई साहब काम करते थे। कौन थे? आप थे। हाँ, आप, क्योंकि मुझे आपसे बातचीत करके ये लगा, हो सकता है भ्रम भी हो या हो सकता है भ्रम ना हो, कि आप एक न्यूट्रल वॉइस हैं। और न्यूट्रल वॉइस से बातचीत करने में थोड़ा समझ में आता है कि चुनाव किधर जा रहा है। अभी हम लोग 1 महीने 1.5 महीने पहले आए थे, तो इस पुल पे हम लोगों ने, सद्भावना पुल पे हम लोगों ने बातचीत की थी। अब मौका दूसरा है, उसमें टिकट नहीं अनाउंस हुआ था, प्रत्याशी नहीं अनाउंस हुए थे, जो पॉलिटिकल वर्जिश होती है वो शुरू नहीं हुई थी, अब शुरू हो चुकी है। समीकरण बहुत 2-3 दिनों में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कभी कभी। अब ये बताइए कि जौनपुर में, मतलब नदीम जावेद तो अभी आपके यहाँ सदर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, तो वो तो पेट दर्द लेकर दिल्ली चले गए हैं। तो जौनपुर का चुनाव, ये 2-3 बड़ी बड़ी विधानसभा सीटें हैं, बहुत हाई प्रोफाइल सीटें हैं, वो जा किधर रहा है? पब्लिक का मूड आप लोगों को क्या समझ में आता है? देखिए, जौनपुर सदर में तो सपा और बीजेपी का ही टकराव रहेगा। अच्छा, सपा से कौन है? सपा से असलम खान, क्या अरशद खान और गिरीश जी जो हैं, ये 2 लोगों का ही टकराव रहेगा यहाँ पे। नदीम जावेद कांग्रेस से कहा? नदीम जावेद कांग्रेस से हैं, लेकिन अब कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बताने की ज़रूरत नहीं है, तो और बीमार भी हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उधर का वोटर अब सोचने लगेगा कि अब किधर जाना है। जो उनको मिलना था वो भी जो है, या तो वो बीजेपी को जाएगा या तो सपा को जाएगा। रही मल्हनी विधानसभा की बात, तो मल्हनी विधानसभा में धनंजय सिंह व लकी का ही टकराव रहेगा। पूर्व में भी रहा है, इस बार भी रहेगा। और जो केपी सिंह लड़ रहे हैं, ये केवल वोट का नुकसान करेंगे, लेकिन इस बार जनता यह समझ ली है, जिसको लकी यादव नहीं पसंद है वो सारे वोट धनंजय को जाएंगे।
और मीडिया ने धनंजय को बाहुबली गुंडा जो भी बना दिया है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में दो ही नेता ऐसे हैं, एक राजा भैया को माना जाता है, दूसरा धनंजय सिंह को। जितना गरीबों की सेवा वो करते हैं कोई कर नहीं सकता अपने जेब से। और मैं प्रदेश के बड़े से बड़े नेता को चैलेंज करता हूं कि निर्दल हो करके जितना वोट वो पाते हैं धनंजय सिंह, उतना कोई बड़ा नेता आए और अपने पार्टी को छोड़ करके निर्दल लड़के अगर दिखा दे तो उस दिन मैं जौनपुर छोड़ दूंगा। इसलिए किसी को बदनाम करना, अभी सपा के साथ हो जाए तो बीजेपी बदनाम करेगी, बीजेपी के साथ हो जाए तो सपा बदनाम करेगी। क्रिकेट खेलते हुए फलाना ढिकाना, क्रिकेट खेलना कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया? लेकिन क्रिकेट खेलना अपराध थोड़े है, लेकिन अब फरार हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही है और मैं क्रिकेट कहता खेल रहे हूं, हैं। अगर फरार हैं तो यह काम तो पुलिस का है ना। पुलिस जौनपुर के कप्तान का स्पष्टीकरण आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और फरार व्यक्ति क्या जो है नामांकन कर सकता है। कप्तान खुद वहीं से चले गए थे। धनंजय सिंह आए शादी के कार्यक्रम में और कप्तान साहब वहां से खुद चले गए। कप्तान साहब खुद सामने चले गए। मतलब तो अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है फरार व्यक्ति की, ये पहले सुनिए, तो यह तो फेल्योर है प्रशासन का। कैसे वो जो है नामांकन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप सोचिए, बात बोल के ऐसा कुछ नहीं आप बताइए, ऐसा होता तो पुलिस आखिर, तो इसका मतलब ये मिली जुली चाल है बीजेपी की और धनंजय सिंह की, ये आप कहना चाहते हैं? मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, नहीं, कुछ कहा ही ये नहीं जो होगा। मीडिया में चला, खुद सोचना चाहिए कि एक फरार आदमी और ऐसा हल्का फुल्का आदमी भी नहीं है, सांसद और विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी जो है यहाँ प्रथम महिला हैं, तो इतना आसान तो है नहीं कि फरार रहेंगे और प्रचार करेंगे इसे जनता में। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्या नाम है भैया आपका? भूल गया था मैं। राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, राजकुमार जी, धनंजय सिंह पे बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है, पता नहीं, मैं जब घूमता हूँ यूपी में ना तो दो तीन चीज़ें ज़रूर देखता हूँ कि यार गाजीपुर जाना तो उन वहाँ पे मुख्तार अंसारी के बारे में मत बोलना, मैं बिहार गया तो सिवान जाना तो शहाबुद्दीन के बारे में मत बोलो, हाँ आजमगढ़ जाओ तो यार रमाकांत यादव के बारे में मत बोलो, प्रतापगढ़ जाओ तो राजा भैया के बारे में मत बोलो, हाँ और चंदौली जाओ तो सुशील सिंह के बारे में मत बोलो। मुझको लोग ऐसा ऐसा ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। और जौनपुर आओ तो धनंजय सिंह के बारे में मत बोलो, ये भी सुनाई दे चुका है मुझे यहाँ पे आने के पहले। एक बात बताइए, इतने सारे माफिया, अपराधी, बाहुबली, तमाम तमगे चलते रहते हैं नेताओं के लिए, सरकार बार बार बोलती है कि भाई हम बुलडोजर चला देते हैं, हम बुलडोजर चला देते हैं, तो यहाँ पे जौनपुर में बुलडोजर की चलने के लिए सड़क नहीं है क्या? नहीं, ट्रैफिक लग जाता है, यहाँ ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक लग जाता है। हाँ, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भी लग जाएगा। यहाँ पे भी ट्रैफिक हाँ, लग अच्छा, जाएगा। इसलिए बुलडोजर नहीं नहीं आता। आ पाता है। अच्छा, हाँ, यही कारण है? यही कारण है। यही कारण है, कोई और भी? नहीं, यही कारण है, यहाँ बुलडोजर उनका अंदर नहीं आ पाता। जौनपुर में जाम के झाम से जब जनता बचेगी तब तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर के लिए रोड चाहिए, रास्ता चाहिए। फंस जाती है एम्बुलेंस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज दम तोड़ देता है। जौनपुर में जाम की समस्या इतनी विकराल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली सरकार को लोगों ने समर्थन दिया इसलिए कि हो सकता है कि ये सरकार आने वाले समय में जौनपुर के विकास के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन न तो कोई काम हुआ और न तो जाम के झाम से जनता को मुक्ति मिली। रह गई बात कि कौन लड़ रहा है, कौन लड़ा रहा है, ये बात अपनी जगह है, सरकार बनेगी, लेकिन ये बात अपनी जगह, इस पे बात नहीं करेंगे। जौनपुर में जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है वो किसी का ध्यान उस पर नहीं है। बताइए क्या समस्या? जिस बुलडोजर की आप बात कर रहे हैं, आपका बुलडोजर का आशय जो है, मेरा बुलडोजर थोड़े है। मैंने कहा जो सरकार का बुलडोजर का आशय है, तो बुलडोजर सरकार ने जिसके ऊपर चलाया, जो लोग थे, जो जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी, चाहे आपराधिक कार्रवाई थी, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं 2022 वर्षों का लगभग धनंजय सिंह का इतिहास है। दो में पहला चुनाव जीतते हैं वो। 2 में जीते हैं। 22 वर्षों में जौनपुर जनपद के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी संपत्ति पर धनंजय सिंह ने कब्जा किया हो, धनंजय सिंह ने जौनपुर की किसी हत्या में इन्वॉल्व रहे हों, जौनपुर में कोई किसी बड़े व्यापारी को उन्होंने किडनैप किया हो या उससे फिरौती मांगी हो। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं 22 वर्षों का मेरा भी अपना ये अनुभव है कि जौनपुर जनपद की ये जो सीमाएं हैं उसमें धनंजय सिंह के खिलाफ किसी प्रकार का आज तक एक आवाज़
नगर या क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के किसी वासी ने अभी तक इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं उठाई। 22 वर्ष के पहले हुआ होगा तो 22 वर्ष के पहले की बात मैं नहीं जानता, जब से उनका 22 जब राजनीति में आए तब से नहीं हुआ ना। 22 वर्षों में उनके राजनीतिक जीवन के इतिहास की जब शुरुआत हुई, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने जौनपुर में किसी से, तो सर समझ गए हम बातचीत, ये ये बताइए। जौनपुर के बाहर हो सकता है, अरे लखनऊ में हो सकता है, लखनऊ में हो सकता है, कहीं हो सकता है, इलाहाबाद में हो सकता है, बंबई में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लेकिन जौनपुर की सीमा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने प्रताड़ित किया हो, जिससे रंगदारी मांगा हो, जिससे कब्जा किया हो। ये यहाँ की व्यक्तिगत बात नाम बताऊं। क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। डॉक्टर राजेश जी, आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे ना? मैं महामंत्री, महामंत्री। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ का, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ महासंघ का मैं महामंत्री हूँ जी। और एक और भी बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एक संक्रमण काल हुआ करता था, कोविड, नहीं ये संक्रमण काल नहीं, जब एक संक्रमण काल होता था उत्तर प्रदेश में, जब शिक्षक और सरकार के बीच में टकराहट की बात होती थी, उस समय बड़े बाहुबली, बड़े ताकतवर लोग जो है शिक्षण संस्थानों पर कब्जा करते थे, शिक्षण संस्थानों पे कब्जा करते थे। कौन कौन सर? सामंतवादी, जैसे आजमगढ़ में आप जब देखेंगे ऐसे ऐसे सांसद विधायक हैं, 5-5 कॉलेज के मैनेजर हैं, 10-10 कॉलेज के प्रबंधक हैं, और भी बहुत से बड़ी कई जनपद है। सुना नाम बताइए 2-4, में समझ में याद नहीं आ रहा है मेरे को। नाम तो मैं कैसे बताऊंगा, अब ये तो आपका काम है नाम खोजना। हम तो अध्यापक हैं, हम तो सरकार और लोगों का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं। तो शिक्षण संस्थाओं पे उन लोगों ने संस्था पे कब्जा किया, शिक्षकों को बधुआ मजदूर बनाया, और वो चाहते थे कि वो हमारा पंपलेट और पोस्टर बैनर लेकर वो जनता के बीच में जाएं, हमारा प्रचार प्रसार करें और हमको चुनाव जिताने का काम करें। लेकिन 22 वर्षों में उन्होंने, अगर हम लोगों के साथ अगर निरंकुश अधिकारी यहाँ पर बैठा, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल DIS अगर बैठा है, शिक्षकों को 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, पेंशन नहीं मिला, फंड नहीं मिला, GPF नहीं मिला, तो एज एक जनप्रतिनिधि के नाते सांसद धनंजय सिंह ने, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हमेशा शिक्षक संघ के साथ सहयोग किया है। अंकल जी का सही है ये, मतलब ये सही साफ से बता गए कि यार जनपद की सीमा में कुछ नहीं हुआ, बाहर भले ही हुआ हो। बाहर के बारे में हम लोग नहीं जानते, जनपद की सीमा में जानता सब लोग है। अंकल जी सुनिए, देखिए आप मुझसे उम्र में सीनियर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस जनपद को करीब से जानते होंगे, जानता तो सब लोग है। इसी के माध्यम से हमको पता लगता है। ये जो आप लिए हैं, देखिए जो आप लिए हैं, जब आप हमको बताएंगे कि हरियाणा में कोई दुर्घटना हुई, लखनऊ में, पंजाब में कोई घटना हुई, तो इससे पता लगेगा। लखनऊ में कुछ हुआ नहीं, जो जहां भी हुआ ये जब बताएगा, जब ये बताएगा तब हम जानेंगे, ये जब बताएगा तब जानेंगे। लेकिन जब प्रमाण पत्र ही यही है कि जब तक उसको कोर्ट से सजा न मिले, तो ऐसे तो तमाम राजनीतिक जो आज सफेद चोला पहने हुए हैं, खुद अपने मुकदमे हटाए हैं, लोगों के मुकदमे हटाए गए हैं, तो फिर इसका मतलब वो भी अपराधी हैं। अगर अपराध की श्रेणी को आप इस तरीके से लेते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, तो 70-70, 80-80 मुकदमे वाले आज बड़े राजनेता बने हुए हैं। तो अगर ये 20 मुकदमे वाले हैं, तो ये तो बहुत छोटे हैं उनके अपेक्षाकृत। भाई अपराधी का मतलब जब तक अपराध सिद्ध न हो, किसका पलड़ा भारी है उस पे सही भाई भी तो है ही है, जनता भी तो इसको देखती है। यही बताया जाता है। माननीय योगी जी का बुलडोजर भी वहीं चल रहा है जहां पे उनको लगता है कि जातिकरण समीकरण उनका ठीक बैठ रहा हो। ये भी आप मानिए। क्या नाम है आपका? दिलीप तिवारी। पहला चीज। दूसरा चीज, जो अभी ढिंडोरा पीट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि विधानसभा 366 के लिए खुला विद्रोह है आम जनता का, कि माननीय मंत्री जी को हर जनता चाह रही हराना। विशेष तौर से अभी आपने एक सवाल किया था कि सपा है कि कांग्रेस है। मैं बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि सोनिया प्रियंका गांधी जी और अखिलेश यादव जी का कार्रवाई आमने सामने था, लेकिन आपने देखा कोई समर्थक ऐसा नहीं था कि किसी ने विद्रोह में कुछ बोला हो या किया हो। वो उनको मुस्कुरा के देख के चले गए। वो उनको, ये होता है एकता। आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रताड़ित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं बता रहा हूँ, जनपद जौनपुर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गिरीश यादव जी ने केवल अपने लोगों के लिए और स्वयं के लिए काम किया। आज आपने कहा, भाई साहब ने बताया कि बुलडोजर आने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जनपद जौनपुर के ये सिराजे हिंद की धरती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। यहाँ जाति समीकरण इनका नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम परिवार है सब सुबह वो हिंदू के घर में खाना खाता है, और जो हिंदू है वो शाम को मुस्लिम घर के खाना खाता है।
तो ये इनकी समीकरण ये बैठ नहीं पा रही है, इसलिए जनपद जौनपुर में कभी बुलडोजर चलेगा ही नहीं। और मैं बताऊं, मैंने पहले भी बोला था कि जब जब ब्राह्मण बोला है तब तक सिंहासन डोला है। आज पूरे ब्राह्मण, सभी कुनबे के लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं बताऊं कोविड में मैं मिशन जिंदगी का संस्थापक भी हूं। कोविड में कोई ये बता दे, जब लाशें गिर रही थी तो मुख्यमंत्री जी के मंत्री लोग कहाँ थे? उन्होंने डेली वो कहाँ पे थे? वो अपने घर में अपने को बचा के रखे थे कि पब्लिक मर जाएगी, उसके बाद हम निकलेंगे और जब निकलेंगे तो राजनीति करेंगे। इसके पहले वो कहाँ थे? दूसरा सवाल कि जितने परिवार की जिनकी मुखिया मर गए, जिनके परिवार के बच्चे अनाथ हो गए, कोई मंत्री बता दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो कोई मंत्री बोल दे कि उस परिवार के साथ उन्होंने अपनी संवेदना दिखाई, उनके घर गए, सिर्फ हाथ जोड़ के चले आए कि मुझे वोट दीजिएगा। मैं खुला विद्रोह करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और आप सभी से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को नकारा चाहिए जो जाति समीकरण में आज लोग मंदिर मस्जिद नहीं मांग रहे हैं, रोजी मांग रहे हैं, पेट की रोटी मांग रहे हैं। आप 5 किलो चावल देके एहसान नहीं कर रहे हैं, पिछली सरकार भी देती थी। आप युवाओं को नौकरी दीजिए। अपने आप को प्रमोट करते हैं, राशन को ये पहली बार नहीं बांटे हैं। और इसी कोविड के काल में भाजपा का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता दिखा नहीं था। मैं अकेले, मैं अपने इलाके में बहुत बड़ा नेता या धनवान नहीं हूँ, मगर मैंने कुछ घर चुन लिए थे कि इन 50 घरों में मुझे कोविड के काल में लोगों की सहायता करनी है। राशन का सारा इंतजाम मैं उन 30 घर 40 घर में कराता था। दूसरे लहर में मेरी माताजी खुद एक्सपायर हो गई कोविड में। मेरी माँ ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दी। मैं पूरा जौनपुर टहलता रहा, लोगों से मदद मांगता रहा, ना कहीं बेड था ना कहीं अस्पताल था। मेरी माँ ने रात में 2 बजे दम तोड़ दिया। तो क्या व्यवस्था? सॉरी, क्या नाम था? अश्विनी सिंह नाम है। मम्मी का क्या नाम था? उनका नाम बीना सिंह था। कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तो उस दर्द को कहाँ आदमी बताएगा? वो दर्द आज भी दिल में है। अगर आज अस्पताल रहा होता और आज बेड रहा होता, ऑक्सीजन रहा होता, ना जाने कितने लोगों की जान बचती। ये अपने घर से बाहर नहीं निकले, ये अपने घर से बाहर नहीं। आप बताते हैं कोविड मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छा किया, इतनी जाने। कोविड तो अपने आप रुका, इसमें सरकार का क्या काम है? सरकार ने रोका है कहीं से? न बेड दिलाया, न ऑक्सीजन दिलाया, न कहीं दवा मुहैया कराई, कुछ नहीं करा। ये तो समाज के कुछ लोग थे जो आगे आके लोगों की मदद की है। ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, दवा उपलब्ध कराई, राशन उपलब्ध कराया। भाजपा का एक नेता कहीं कोई नहीं दिखा, ना कोई कार्यकर्ता दिखा। इवन भाजपा के लोगों को भी मैंने राशन दिया है। भाजपा के लोगों को जो आज भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, उनको तक को मैंने राशन दिया है। उनके बाप आते थे, कहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा कि मुझे ज़रूरत है, मैं मदद करता था। आज उनके लड़के कहते हैं बस योगी योगी योगी। सरकार जो है मेडिकल कॉलेज दी, जो इनकी सरकार आई, योगी जी की यहाँ मंत्री थे वो, 5 साल सरकार बीत गई, आज तक ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई। अगर वो पिछली बार घूमने गया था, अगर वो चाहते हैं कोरोना में जो है उसका उद्घाटन हो गया है। आपने देखा मेडिकल कॉलेज, जितना मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया था, मेडिकल कॉलेज उतने पर रुक गया। और उसका देखिए कंप्यूटराइज उद्घाटन भी कर दिया गया। ये आप देख लीजिए कि देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताएं, सच्चाई इस वक्त क्या है। जनता ने एक मूड बना लिया है। नंबर 1 शिक्षा, रोजगार, महंगाई। देखिए, एक तो महंगाई, शिक्षा और रोजगार। बेरोजगार 5 साल में इतने बच्चे हो गए हैं कि जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई चरम सीमा पे है और अखिलेश यादव को लोग लाना इसलिए चाह रहे हैं, सबसे मेन चीज महंगाई, बेरोजगारी खत्म करने के लिए। ये अहम मुद्दा है, बेरोजगारी। लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, लोग त्रस्त हो गए। और भी हाँ, क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। क्या करते हैं सर आप? समाज सेवा है सर। समाज सेवा जो होता है ना, बड़ा ब्रॉड टर्म होता है। अक्सर समाज सेवा जो लोग करते हैं, पता चलता है किसी पार्टी की नेतागिरी करते हैं। तो करते क्या, बता दीजिए। किसी पार्टी जुड़े तो पहले ही बता दीजिए। पार्टी का भी हूँ। किस पार्टी के? प्रताड़ित होकर के समाजवादी पार्टी का हूँ। अभी 2 महीने 3 महीने पहले मैंने पार्टी ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? जी। और प्रताड़ित हो रहे हैं? प्रताड़ित था इसलिए ज्वाइन किया हूँ। 2-3 महीने पहले ज्वाइन किए? जी, 5 साल से देखते देखते ऊब गया। हम लोग कभी किसी पार्टी में नहीं रहते हैं, व्यक्तिगत रहते हैं, लेकिन इस बार हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस बार वोट किस आधार पे पड़ रहा है, तो नंबर 1 पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर विकास की बात करेंगे आप, तो हमारे जौनपुर में जो ज़रूरत थी वो थी सबसे बड़ी जाम की। सुनिए सर, जाम की है, और जो क्रॉसिंग हमारे यहाँ पड़ती है उस पर
काफ़ी दिनों से मांग हो रही कि इस पे ओवरब्रिज बनाया जाए। आज तक वो बना नहीं। जो भी आया ये वादा किया ओवरब्रिज बनेगा। विकास के नाम पे जो गोरखधंधा यहाँ पे हुआ है, और विकास हुआ है, दल के नेताओं का विकास हुआ है, दल के नेताओं का, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो। सच कहने से मैं भागता नहीं हूँ और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये जौनपुर गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। और मैं वैसे दुर्गा पूजा महासमिति का यहाँ का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और मरकजी सीरत कमेटी भी यहाँ पे है। एक बात बताइए, आप जी सर। चीज़ बता दी। जी अरे बताओ कहाँ पूरी हुई है, रुक जा थोड़ा। आप पूछो, आप कुछ भी पूछो। ये बताइए कि आप बोले बीजेपी से प्रताड़ित होकर सपा में है, क्यों? व्यक्तिगत मैं पर्सनल प्रताड़ित की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज प्रताड़ित है। समाज प्रताड़ित होगा तो समाज सेवक निश्चित रूप से प्रताड़ित होगा। फिर कहने का ये मतलब है। उनका वर्क ही नहीं कर पाएंगे ये। बताओ गुरु, क्या नाम है आपका? श्रीकांत सिंह। श्रीकांत जी। और आपके बारे में मुझे पता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सर थोड़ा जगह भी दे दो ना। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी छोड़ के चले गए प्रताड़ित होके। पार्टी नहीं छोड़ा सर, मैं पार्टी में था ही नहीं उसमें, ये नहीं कह रहा हूँ। समाजवादी के ही नेता हैं। भाई साहब ये कहना भैया बोल तो लें, हम आपके पास आएंगे। उनका ही जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे कई बार खोज चुके हैं, मैं आऊँगा आपके पास। दो चीज़ें, ये तो सपा पर ज्वाइन कर लिए। ये भाई साहब हैं, अश्विनी नाम है इनको, और ये बता रहे हैं कि इनकी माता जी का देहांत हुआ पिछले साल, और बता रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है कोविड को मैनेज किया, ये किया, वो किया। इन्होंने बीजेपी वालों के यहाँ भी ऑक्सीजन पहुँचाई, खाना पहुँचाया, सामान पहुँचाया, और क्या हो क्या रहा है? नहीं, सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की। बाबा जी को कोरोना था, माननीय महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उस कोरोना काल के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर संभव प्रयास कर जनता के सहयोग किया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। और पुरानी सरकार में पहले थी और ऐसी आपदाएं पहले नहीं आई थी कि हर पीएचसी सीएचसी सेंटर पर ऑक्सीजन लगे। और आप इस समय जाके आप जौनपुर के 9 विधानसभा के चाहे पीएचसी सीएचसी सेंटर और सदर हॉस्पिटल में आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के प्लांट लगे, सुविधा उपलब्ध हुई। और भाई सुनो, ऐसा है, मेरे पास भी दिमाग और कान है, मैं पूछ लूंगा, सुन लूंगा। और पीएचसी सीएचसी सेंटरों पे ऑक्सीजनों का ये लगाने के बाद शुरू किया ऑक्सीजन वो प्लांट, लेकिन जल्द से जल्द शुरू किया। उसके बाद भी सरकार ने हर तरीके के ट्रीटमेंट को बरकरार रखा। भाई साहब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, जिसमें से मिनी मुलायम, पारसनाथ यादव जी, हाँ, उसके बाद जगदीश सोनकर जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 8 मंत्री मतलब जौनपुर जनपद से मतलब कि बिलोंग करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जौनपुर का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना जेब भरा है, ना कि मतलब कि जौनपुर के लिए विकास का कार्य किया है। अच्छा नहीं, ऑक्सीजन तो मतलब उपलब्ध कराया गया, ऑक्सीजन तो उपलब्ध कराया गया। और कोरोना काल में अपना नाम क्या है? मेरा नाम विकास अग्रहरी है। विकास जी, हाँ। आपके पीछे जो समर्थक हैं, थोड़ा उनको चुप करा दीजिए। हमारे समर्थक नहीं है। सुन लीजिए समर्थक। अरे शांत रहो दोस्त, हमारा अरे सुन लीजिए, आपके पीछे जो समर्थक है थोड़ा चुप करवा लीजिए, और ये बगल में जो कैमरा चल रहा है ये भी बंद करवा लीजिए। हैं थोड़ा भैया आएगा यूट्यूब पे, सुन देख लेना। अब एक चीज़ बताइए हमको। भाई साहब रुक जाओ, आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे आऊँगा भाई साहब। और जैसा कि भाई साहब ने कहा था एक मिनट कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मतलब कोरोना काल में सड़क पर नहीं उतरा। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी द्वारा 10,000 लंच पैकेट मतलब कि प्रतिदिन 63 दिन तक लगातार गरीबों में मतलब वितरित किया गया। और दूसरी चीजें लोग, विकास जी, हाँ भाई साहब देखो दो चीजें मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। एकदम आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है एकदम। भाई साहब थोड़ा सा पानी हो गई है तो हो गया, शांत हो जाओ। एक से मेरी बात सुनिए। अभी मैं एक इलाहाबाद से आ रहा हूँ ना, तो इलाहाबाद के पास एक गांव में रुका था चाय पीने। तो वहाँ पे उन्होंने बोला मुझसे, और बहुत ज़रूरी बात है, बोला कि सर कोरोना आया 1 साल पहले, 20 में आ गया था, दूसरी लहर तो 21 में आई। बोला सर आया 20 में कोरोना, और 20 में तुरंत तड़ाक से PM केयर्स लगाओ, पैसा दो, कोरोना से लड़ना है, व्यवस्था करनी है।
पीएम केयर्स में लोगों ने खुल के दान कर दिया। सरकारी टीचरों की, सरकारी नौकरी, सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी सैलरी काट के पीएम केयर्स में गई। अब सुनिए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सुनना चाहिए आपको। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, ठीक है, आप बीजेपी कार्यकर्ता, तब आप सुनिए। हाँ, ये बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं और उसके अरे यार, आप बताइए अरे यार, जवाब देने के लिए तैयार हुआ पहले ये बताइए, क्या नगर अध्यक्ष शर्म आती है क्या? नहीं, नगर अध्यक्ष मैं नहीं हूँ इस समय, मैं था। ये बीजेपी वाले अपनी पहचान है। मैंने पीएम केयर फंड्स में सुन लीजिए मैं पीएम केयर फंड में मैं बताऊं, इनको डेट भी नहीं मालूम होगी कि लॉकडाउन कब लगा था। मैंने पीएम केयर फंड में मैंने 50,000 रुपए डोनेट किया था, उसकी रसीद आज भी मेरे पास है, मगर मेरी माँ को ऑक्सीजन नहीं। दिखाइए। मैं अभी वही दिखा रहा हूँ, मैं अभी वही निकाल रहा हूँ। सॉरी, मैं 50,000 रुपए केयर कैन फंड मुझे निकाल के दिखाइए, अब सुनिए। अब एक बात बताइए, वो बंदा मुझसे बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा था कि सर, इस देश के लोगों ने भर पेटी पैसा दिया, अपनी कमाई से पैसा दिया कि उनको ऑक्सीजन, उनको बेड, उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन एक साल बाद कोविड आया, ऑक्सीजन, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, फोटो आ रही है कि महिला अपने पति को मुंह से मुंह सांस दे रही है, लोगों को सड़क पे लिटाया जा रहा है। आपके यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल बीएचयू, याद कर लीजिए बीएचयू में क्या हालत है। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ सर, ठीक है, बीएचयू के हाल याद कर लीजिए, क्या हाल था बीएचयू में। और क्या एक साल में भाई साहब, आप सुन लीजिए, आपका तर्क यही होगा कि आपदा पूरे दुनिया भर में एक साथ आई, कोई देश तैयार नहीं होगा। एक साल में क्या कोई भी तैयारी नहीं कर पाई सरकार? नहीं, आप जा करके हर हॉस्पिटलों में सर्वे कर लीजिए, हर जगह आपको बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। आप यहाँ से एक मिनट, आप वेंटिलेटर चालू हो गया, आप यहाँ पर सदर हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल में जा करके आप देख लीजिएगा, आपको ऑक्सीजन की भी व्यवस्था मिलेगा और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। यहाँ से चलाने वाला आज तक मैं बता रहा हूँ, वेंटिलेटर चलाने वाला कोई सदर में है? वेंटिलेटर मैं बताऊं, मैं बता रहा हूँ, आप जाकर देखिए, अभी आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, वेंटिलेटर की व्यवस्था भी है। 5 सालों में आप उसके बारे में पूछिए, एकदम अंकल, सिर्फ जौनपुर में, कि जौनपुर में क्या विकास किया है, क्या किया है। कमला सिंह सांसद थे जहां हम खड़े हैं, जौनपुर में क्या विकास हुआ, ये बात हो रही है क्या? यही बात हुई है। स्वर्गीय कमला प्रसाद सिंह है जहां हम खड़े हैं, इनके पिताजी सांसद थे। सतारिया इंडस्ट्रियल इस्टेट उन्हीं के द्वारा लाया गया था। नोएडा और सतारिया दोनों एक ही तर्ज पे बसे थे। नोएडा कहाँ पहुँच गया, सतारिया का क्या हाल है, ये आप देख लीजिए। कांग्रेस के जाने के बाद से नदीम जावेद चुन के आए थे विधायक। मुझे लगता है यहाँ भाजपा के लोग भी अगर कह दें कि नदीम जावेद ने काम नहीं किया है, उस दिन मैं यहाँ से जौनपुर छोड़ कर चला जाऊँगा। उन्होंने हिंदुओं के लिए रामघाट बनवाया, जहाँ इनकी पार्टी रहने के बाद भी हर हिंदू को जाना होता है और इतने कीचड़ में लोग जाते थे। नदीम जावेद ने अपने पहले निधि से रामघाट बनवाया और उन्होंने अपनी दूसरी निधि से चौकियाँ घाट का सुंदरीकरण कराया। आज जितने भी ये तार और ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये नदीम जावेद की देन है कि आज जौनपुर में बिजली व्यवस्था अच्छी है। उसके बाद से 5 साल में गिरीश यादव बता दें कि उन्होंने जौनपुर में क्या दिया, क्या किया, रोड बनवाई। सपा है, ये पुल भी सपा की देन है कि सपा आज जो है एक नया सड़क सपा को मिला है। एक पुल कांग्रेस ने दिया है, एक पुल सपा ने दिया, एक मुगलों ने दिया। इन्होंने क्या दिया? काम क्या करवाई, ये बात हो रही है। चिल्लाइएगा मत, आपसे डर लग रहा है, थोड़ा गुस्साइएगा नहीं। भाई साहब, काम आप देख लीजिए, बजरंग घाट से लेकर के सद्भावना पुल तक घाट का सुंदरीकरण हो रहा है। एक मिनट, और दूसरी चीजें आप ये देख लीजिए कि नए पुल के बाद अचला घाट से लेकर के मियाँपुर तक पुल का निर्माण हो रहा है, काम चल रहा है। और कलीचाबाद से लेकर के कलीचाबाद पे भी पुल मतलब कि पास हो चुका है, पैसा भी उसकी स्वीकृति हो चुकी है। हाँ, और पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं जब उनकी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, यही मतलब जौनपुर से सागन जाना पड़ता था, चाहे जौनपुर से खेतासराय जाना पड़ता था। एक मिनट मेरी बात, फिर उसका मंडली देख लीजिए, चाहे आप मड़ियाऊ देख लीजिए, रोड मतलब कि इतना मतलब उबड़ खाबड़ मतलब आदमी मतलब कि सही से नहीं चल पाते थे। आज आप 2017 के बाद से देखिएगा, 2017 के बाद से रोड
आज भी पूरे जौनपुर शहर में सबसे खराब रोड है मड़ियाऊ से लेकर भदोही तक के। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भैया आप जो लोग रोड की बात करते हैं ना, आप पूरे जौनपुर में आप चले जाइए, मड़ियाऊ से लेकर भदोही तक की पूरी रोड है। आपने कहा कि जो है सड़कें बहुत दुरुस्त हुई हैं। अगर समय हो तो ये खुद चल के जो है मड़ियाऊ से ये भदोही तक चल के देखें, उसके बाद मछली शहर से जंघई तक चल के ये देखें, हैं उस वहाँ चल के ये देखें कि वो सड़कों की हालत क्या है, गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये खुद बोल सकते हैं। नहीं अच्छा ये बताइए, जनता ने, भैया एक मिनट, जनता ने इनको क्यों नकारा था? अपने अकाउंट से इसका स्टेटमेंट आज भी मेरे पास है। ये मेरे खाते से कटा है और मेरी माँ को ये ऑक्सीजन नहीं मिला। ये मैंने पीएम केयर फंड में दिया। आप इसकी जांच करें। ये मैंने छुपाया था कि ताकि मैंने पोस्ट लिखा था कि मैंने रुपया हो सकता है, मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मतलब हम जो है किसानी भी करते हैं और कोरोना काल में सब्सिडी जो है हम लोग। चलिए इस बहस को बंद करते हैं। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।